आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सर प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इन्हीं को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी कैमरा है, उस कैमरे में जो लेंस इस्तेमाल किया जाएगा वह लेंस सिर्फ और सिर्फ उत्तल होता है। अवतल लेंस इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते। ये जो पर्दा है इसको बोलते हैं डायफ्राम, और इसके बीचों बीच में जो ये छिद्र है छोटा सा, इसको बोलते हैं एपर्चर। तो जितने समय तक ये खुलता है ना, तो जितने समय तक इसके ऊपर पर्दे के ऊपर प्रकाश पड़ेगा उसे बोलते हैं उद्भाषण काल। अगर हमें गतिमान वस्तु का फोटो खींचना है तो सर शटर स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, और शटर स्पीड बहुत हाई है, बहुत जल्दी खुलेगा बंद हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ प्रकाश पड़ेगा। तो प्रकाश जितने कम समय के लिए यहाँ पड़े उतना अच्छा है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, तो इसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। पृथ्वी पर ही कोई वस्तु है जो दूर है, अगर हमें उसको देखना है तो पार्थिव दूरदर्शी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 79th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 78 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें लेंस को बहुत ही डिटेल में समझाया था। हमने बताया था कि लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, लेंस की क्षमता क्या होती है और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इन सभी सवालों का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से किया था। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, तभी इस क्लास को आप देखने आए होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सर प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इन्हीं को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक यहाँ नॉर्मल सी परिभाषा लिख दी है। वैसे ये परिभाषा आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो फिर पढ़े लिखे होने के कारण आपको हर एक शब्द की डेफिनेशन पता होना चाहिए। यदि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, तो वो फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से उसका जवाब देगा। और अगर एक अनपढ़ व्यक्ति से पूछेंगे बताइए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्रकाशीय यंत्र क्या होते हैं, तो फिर आप एक नॉर्मल सी भाषा में जवाब देगा। तो उसके जवाब से हम पता कर लेंगे कि ये भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सर पढ़े लिखों वाला जवाब देंगे, इसलिए हमें थोड़ी सी डेफिनेशन जाननी होती है। तो ये एग्जाम में तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी हम पढ़ते हैं। ये है क्या? वे यंत्र जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। जहां प्रकाश होगा वहां तो ये कार्य करेंगे, और जहां प्रकाश नहीं होगा वहां पर ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे यंत्रों को हम प्रकाशीय यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इन 4 से बनता है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ने हैं, हमें बस ये 4 पढ़ने हैं। तो नंबर 1 है इसमें कैमरा। देखा होगा सर, कैमरा तो आपने जानते हो, कैमरा तो देखा ही होगा, हर एक के मोबाइल में कैमरा होता है। देखो, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे एक बॉय है, अगर वो कहीं मोबाइल खरीदने जाता है, तो वो उससे अगर हम पूछेंगे कि आप मोबाइल खरीदना चाहते हो तो बताइए आप मोबाइल में क्या क्या देखोगे, तब वो मोबाइल खरीदोगे। तो वो कहेगा कि सर मैं पहले रैम देखूंगा कि मोबाइल में कितनी रैम है, फिर देखूंगा रोम कितनी है, इंटरनल मेमोरी इसको बोलते हैं, रोम कितनी है। उसके बाद फिर मैं देख लूंगा कौन सा प्रोसेसर इसमें काम कर रहा है। उसके बाद अगर देख लूंगा लास्ट में बैटरी कितनी है, बैटरी कितने एमएच की है, ठीक ठाक है कि नहीं। लास्ट प्राथमिकता रहेगी कि कैमरा भी चेक कर लूंगा कि कैमरा किस तरह का है। लेकिन अगर वही कहीं कोई गर्ल है, वो जाएगी अगर कैमरा खरीदने, तो कैमरा नहीं मतलब मोबाइल खरीदने जाएगी, तो वो उसमें सबसे पहले क्या देखेगी कि फोटो कैसा आ रहा है। उसको नहीं मतलब है कि एमएच कितने एमएच की बैटरी है, क्या प्रोसेसर है, क्या जीबी रैम है, क्या जीबी रोम है, ये कुछ उससे मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ और सिर्फ मतलब है फोटो हमारा अच्छा आना चाहिए। बस फोटो अच्छा आ जाएगा, बस खरीद लेंगे। कुल मिलाकर इतनी सी बात है। तो बस ये है। तो हमने वहीं पर देखा है कि सर कैमरे जो हैं, कैमरे, अब आप लोगों को कैमरे की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो उसकी एकदम एग्जैक्ट जानकारी आपको दूँ, क्योंकि ये जानकारी आपके एग्जाम में तो काम आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आपकी रियल लाइफ में भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी रियल लाइफ से जुड़ी होती है। क्योंकि कैमरा आज इससे पहले आपने देखा होगा, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज की क्लास देखने के बाद कैमरा के बारे में आपकी अलग ही अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक कैमरा है, प्रकाशीय यंत्र। दूसरा है सर सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, ये भी प्रकाशीय यंत्र है। अगला है सर दूरदर्शी, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप, ये भी एक प्रकाशीय यंत्र है। और लास्ट में है सर मानव नेत्र। हमारा जो ह्यूमन आई है ना, वह भी एक प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करता है।
अंधेरे में तो हम लोग भी नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें काम करना बंद कर देती हैं। तो इसका मतलब जो हमारी आंखें हैं, जो ह्यूमन आई है, वह भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे, आज की क्लास में इन तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे। अगली क्लास होगी ह्यूमन, ये आई, मानव नेत्र पर अगली क्लास रहेगी। तो चलिए हम समझते हैं सर, यहाँ पर सबसे पहला कैमरा क्या होता है। तो यहाँ पर एक परिभाषा लिखी है, परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो पढ़ देते हैं इस परिभाषा को। क्या है? यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का हूबहू फोटो खींचा जाता है। किसी वस्तु है या व्यक्ति है या फिर स्थान है, उसका हूबहू फोटो खींचने के लिए जिस यंत्र का हम इस्तेमाल करेंगे उसी को हम कैमरा बोलते हैं। ये कैमरा है। अगर है ये हम बात करते हैं सर कैमरे से फोटो खींचने की क्रिया, जैसे हम कैमरे से फोटो खींच लेते हैं ना, तो जो फोटो खींचने की जो क्रिया है उसको हम ये कहते हैं छाया चित्रांकन। कैमरे से अगर फोटो हम खींच रहे हैं तो वो फोटो खींचने की जो क्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को छाया चित्रांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फोटोग्राफी। कहते हैं ना फोटोग्राफी चल रही है, जैसे शादी ब्याह होता है तो वहां पर एक फोटोग्राफर लाया जाता है और वो फिर फोटोग्राफी करता है। पूरी शादी में कभी इसी का इसका फोटो खींचेगा, कभी इसका, कभी इसका, कभी सबका फोटो खींचता है, तो वो फोटोग्राफी करता है। तो ये फोटोग्राफी को हिंदी में छाया चित्रांकन कहते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको आज पहली बार पता चला होगा कि सर फोटोग्राफी को छाया चित्रांकन कहते हैं। तो चलो खैर कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो नया जानकारी आपको मिली। तो यहाँ पर फोटोग्राफी समझ में आ गई। ये जो फोटोग्राफी होती है वह भी दो प्रकार की होती है। दो तरह की फोटोग्राफी होती है जो कैमरे करते हैं सर। एक है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और एक है मूवमेंट फोटोग्राफी। आपके मोबाइल में भी जब भी आप फोटो खींचते हो तो वहां पर ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मोड, और एक होता है मूवमेंट मोड। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शंस में भी आपको मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड। तो ये पोर्ट्रेट होता क्या है सर? पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या है, मूवमेंट फोटोग्राफी क्या है, तो ये हम थोड़ा समझते हैं। देखो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या होती है, जैसे आप लोग से, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल वालों ने कहा होगा कि जाइए पासपोर्ट साइज फोटो खींच कर लाइए, क्योंकि हमें आवश्यकता है, आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो उस पर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो आप फोटो खींचने वाले की दुकान पर जाते थे, उसके बाद वो कहता था भाई एक पर्दा है उसके सामने आप खड़े हो जाओ। तो ऐसे खड़े हो गए एकदम बिल्कुल स्थिर, गति नहीं करे, मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्थिर खड़े हो गए, उधर से उसने फोटो खींच दिया। तो ये हो गया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में होता क्या है, किसी स्थिर वस्तु का फोटो खींचा जाता है जहां मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। और दूसरा होता है सिर्फ मूवमेंट फोटोग्राफी। मूवमेंट फोटोग्राफी क्या है कि सामने की चीज गति कर रही है और उस गति करती हुई चीज का फोटो खींचना है। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए पोर्ट्रेट मोड पे लगा दिया और गतिमान चीज का फोटो खींच रहे हो, तो गतिमान वस्तु का फोटो खींचने के दौरान उस वस्तु की जो अंग गति कर रहा है वह अंग ब्लर आपको प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना फोटो आपसे खिंचवाऊं और मैं अपने इस हाथ को इस तरह से मूव करूं, अगर हाथ को मूव करूंगा और मैंने पोर्ट्रेट मोड पर लगा रखा है अपना कैमरा, तो हाथ को मूव करूंगा तो ये मेरा जो हाथ है ना, ये हो सकता है तुम्हें ब्लर नजर आए, हो सकता है कि सर ये गायब ही हो जाए, ऐसा महसूस तो होगा कि सर यहाँ हाथ है, लेकिन वो ब्लर हो जाएगा या फिर वो गायब ही हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने लगा रखा है पोर्ट्रेट मोड पर, और पोर्ट्रेट मोड पर वो हम केवल स्थिर चीजों का फोटो खींचते हैं। अगर गतिमान चीज का, जैसे मेरे हाथ को ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि सर इसका एकदम, जैसे मैं अगर हाथ मैंने ऐसे खड़ा कर लिया है तो इसका अभी जैसा फोटो आ रहा है वैसा ही फोटो ये मूवमेंट पर आना चाहिए, तो फिर हमें मूवमेंट फोटोग्राफी करनी होगी। मूवमेंट फोटोग्राफी में होता है कि कोई भी वस्तु गति कर रही है तो गति करने के दौरान उसका फोटो खींचा जाएगा तो स्पष्ट फोटो आएगा, जिस भी वो मूवमेंट में होगा एकदम एग्जैक्ट फोटो आ जाएगा। वैसे ज्यादातर देखा होगा कि सर गतिमान वस्तु का फोटो खींचने पर जो अंग गति कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ते वक्त हाथ भी मूवमेंट करेंगे, पैर भी मूवमेंट करते हैं, तो सर हाथ और पैर है उनमें से कोई एक या तो गायब प्रतीत हो जाएंगे या फिर वो ब्लर आते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पोर्ट्रेट मोड पर लगा रखा है। तो मूवमेंट फोटोग्राफी में एग्जैक्ट फोटो आ जाता है, चाहे कोई कितनी भी स्पीड से गति करेगा। मूवमेंट फोटोग्राफी हो गई तो गतिमान वस्तु का भी स्पष्ट फोटो खींचा जा सकता है। तो ये हमें दो अभी समझ में आए। अब हम समझते हैं सर थोड़ी सी जानकारी कैमरे के बारे में। ये जो कैमरा होता है, ये मैंने थोड़ा सा चित्र बनाने का प्रयास किया है। यहाँ से देखो क्या होता है, कैमरे में एक ये इस तरह से बाहर बहुत बड़ा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं, कुछ
हमारे पास उत्तल लेंस है। पहली बात याद रखना कि कैमरा जो है, कोई भी कैमरा है, उस कैमरे में जो लेंस इस्तेमाल किया जाएगा वह लेंस सिर्फ और सिर्फ उत्तल होता है। अवतल लेंस इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उत्तल लेंस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेंस हो सकते हैं, इसके पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ज़्यादा नहीं दिखाया, ज़्यादा दिखाऊंगा तो खराब लगेगा चित्र। ये लेंस हैं, कुछ पीछे लेंस हैं, और ये बीच में ग्रीन कलर का एक पर्दा होता है। इस पर्दे के बीचा बीच में छोटा सा छिद्र होता है। अब ये जो छिद्र है ये बड़ा या छोटा हो सकता है। ये जो पर्दा है, इस पर्दे को बोलते हैं डायफ्राम। ये जो पर्दा है इसको बोलते हैं डायफ्राम। और इसके बीचों बीच में जो ये छिद्र है छोटा सा, इसको बोलते हैं एपर्चर। अब ये डायफ्राम क्या करता है, जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है कैमरे के अंदर बहुत सारा, कोई भी वस्तु है, जैसे तुमने देखा होगा कि सूर्य से किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा, तो उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ेगा वस्तु के ऊपर, उस वस्तु द्वारा उस प्रकाश का मात्र 18% ही रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो मैं प्रकाश के जैसे 100% मेरे ऊपर प्रकाश पड़ा, तो मेरे पास मैं 18% प्रकाश को रिफ्लेक्ट करूंगा। ये नियम होता है प्रकृति का कि किसी भी वस्तु के ऊपर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वह ज़्यादातर प्रकाश को, जैसे 82% प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी में, और बाकी के 18% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये जो कैमरे होते हैं, इन कैमरों में जो प्रकाश आ रहा है वह 18% होता है, 18% प्रकाश होता है, क्योंकि वस्तुओं से रिफ्लेक्ट करके ही तो आता है। वस्तु से रिफ्लेक्ट हुआ प्रकाश तब इस कैमरे में आया है। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड प्रकाश ही होता है, इसके माध्यम से वस्तुओं का चित्र हमको दिखता है। ये जो कैमरा है, इस कैमरे के कुछ हम बोल सकते हैं कि सर भाग है, या कैमरे के कुछ घटक होते हैं। तो कौन से जरा नाम पढ़ लेते हैं। सर पहला है सर प्रकाश रोधी बॉक्स। एक बॉक्स होता है, ये इस तरह से पूरा बॉक्स है, ये प्रकाश रोधी होता है। इसमें बाहर से कहीं प्रकाश एंटर नहीं कर सकता है, बाहर से प्रकाश सिर्फ यहाँ से एंटर करेगा। तो पहले तो ये लगा रहेगा प्रकाश रोधी बॉक्स, ये एक कैमरे का एक घटक है। दूसरा सर घटक बोल सकते हैं TTL, इसको बोलते हैं थ्रू द लेंस। थ्रू द लेंस, ये जो इतनी व्यवस्था है, हर एक कैमरे में देखा होगा सर, कैमरा है उसमें आगे का जो सिस्टम होता है, जो जिसमें बहुत सारे लेंस लगे रहते हैं, उनका अपना एक काम है। वो हर एक किसी चित्र की अलग अलग चीज़ों को पॉइंट आउट करके बेस्ट क्वालिटी का चित्र देते हैं। तो वो जितना लंबा होगा वो उतना अच्छा कैमरा होगा, उतनी अच्छी फोटो खींचेगा, और उतना महंगा भी होगा। तो ये जो होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश गुजर के जाता है, और इसमें बहुत सारे लेंस लगे रहेंगे, ये एक पर्दा लगा रहेगा, यहीं पर निर्धारित होता है कि कितना प्रकाश अंदर भेजना है, कितना नहीं भेजना है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, इस वाले को, इसको बोलते हैं TTL। इंग्लिश में शॉर्टकट में TTL कहा जाता है। फुल फॉर्म है थ्रू द लेंस। थ्रू द लेंस ये होता है। ये हो गया TTL, ये दूसरा घटक हो गया। तीसरे घटक की बात करते हैं। तो सर ये जो है ना, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये एक तरह से पर्दा है। ये पर्दा क्या करता है कि यहाँ जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये पर्दा ही निर्धारित करेगा कि कितना प्रकाश अंदर जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो प्रकाश आता है उसको ये रोक लेता है। इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो ये भी डायफ्राम भी एक कैमरे का घटक होता है। दूसरा हम बोलते हैं सर डायफ्राम के बीचों बीच में, डायफ्राम के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ये जो छिद्र है ना, ये बड़ा या छोटा हो सकता है। ये डायफ्राम इसको बड़ा या छोटा करता है। तो ये जो छिद्र है, इस छिद्र का नाम है एपर्चर। ये एपर्चर है, और ये पूरी जो पर्दा है इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसके पीछे ये जो लगा है लेंस। अब हमें याद रखेंगे, संसार के जितने भी कैमरे हैं, उन सभी कैमरों में जो लेंस इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस होता है। ये हो गया लेंस, ये एक घटक हो गया। अगला है सर ये वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ये मैंने नीले कलर से दिखाया, अभी मैंने खुला हुआ दिखाया, वैसे ये बंद रहता है। ये है ना, इसको बोलते हैं शटर। ये शटर है, और इसके पीछे ये एक है पर्दा। ये पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर पहले लगती थी, जैसे आपने देखा होगा पहले के जो कैमरे होते थे तो उसमें रील लगती थी, उसमें नेगेटिव फोटो आते थे, छाया प्रति। तो वो पहले यहाँ पर फंसा रहता था, इस पे आराम से छाया प्रति बन जाती थी, उससे फिर हम जाकर बड़ी मतलब इमेज बनाते थे, फोटो बनता था। लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ पर क्या लगा रहता है, यहाँ पर चिप लगा देते हैं। चिप मेमोरी है, उसमें सीधा सीधा जा रहा है। ये पर्दा होगा एक, इस पर चित्र बन जाएगा, और उस चित्र को सीधा सीधा मेमोरी में सेव कर दिया जाएगा। डिजिटल कैमरे आ रहे हैं हमारे पास। तो ये है। तो हमारे पास कितने घटक हो गए, तो हमने कहा सर एक
प्रकाश रोधी बॉक्स हो गया, दूसरा घटक टीटीएल हो गया, तीसरा सर एपर्चर हो गया, चौथा सर डायफ्राम हो गया, ये लेंस हो गया, और ये है एक शटर, ये हो गया, और ये है लास्ट में फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है, ये किसी भी कैमरे के ये घटक है। केवल घटक अगर हम जान गए हैं तो हम पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये जो पहले नंबर का सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक एक कैमरे का घटक नहीं है। उसने पूछा है नहीं है, तो देखो यहाँ पर कौन सा नहीं है, शटर। शटर तो होता है भाई कैमरे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अभी बताऊंगा इसका क्या काम है। शटर तो होता है। अगला है ऑप्शन एपर्चर। एपर्चर, एपर्चर भी होता है। देखो ये क्या एपर्चर, ये जो छिद्र है एपर्चर, ये हो गया एपर्चर, ये भी होता है। सर डायफ्राम, डायफ्राम भी होता है। ये क्या डायफ्राम, ये जो पर्दा दिख रहा है ये डायफ्राम होता है, ये भी कैमरे में है। ये है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर इसमें नहीं लगा रहता है। तो ये इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि निम्न में से कौन सा कैमरे का घटक नहीं है। तो सर ये जो प्रकाशीय तंतु है ये कैमरे का घटक नहीं होता। शटर होता है, एपर्चर होता है, डायफ्राम होता है। ये हमें पता चलेगा कि सर कैमरे के कौन से घटक हैं। अब हम इनका काम समझेंगे, सर ये काम क्या करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सर, इस डायफ्राम की बात करते हैं पहले। ये डायफ्राम क्या करता है, यह देखो इसके अंदर बहुत सारा प्रकाश आता है, उस प्रकाश में से जो अनावश्यक प्रकाश है उसको रोकने का काम करता है डायफ्राम। जो एक्स्ट्रा प्रकाश आ रहा है उसको ये रोक देगा डायफ्राम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, अनावश्यक प्रकाश को रोकता है। अनावश्यक, अनावश्यक प्रकाश को रोकता है, रोकता, ये इसका काम है। डायफ्राम क्या करेगा कि भाई ये कैमरे के अंदर जो अनावश्यक प्रकाश आ रहा है उसको ये रोक देगा डायफ्राम। अब डायफ्राम के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ये छिद्र है ना, वो बड़ा, आवश्यकता अनुसार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये मूवेबल होता है। इस छिद्र को बोलते हैं एपर्चर। ये क्या निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश इस लेंस पर डालना है, कितना प्रकाश इस लेंस पर डालना है, ये निर्धारित करता है एपर्चर। एपर्चर का साइज बड़ा होगा तो सर ज्यादा प्रकाश आएगा, और एपर्चर का साइज छोटा होगा तो कम प्रकाश, लिमिटेड प्रकाश आएगा। तो हम करते हैं ये सर, एपर्चर क्या करता है, इसका काम क्या है कि कितना प्रकाश, कितना प्रकाश, प्रकाश लेंस, लेंस पर पड़ेगा, पड़ेगा। ये कौन निर्धारित करेगा कि कितना प्रकाश हम इस लेंस पर डालना चाहिए, ये निर्धारित करता है एपर्चर। तुमने देखा होगा कि सर फोटो खींचते हैं, कभी कभी ज्यादा प्रकाश हो जाता है तो उसके कारण जो फोटो है, हमारे फोटो पर ज्यादा चमक आती है। वैसे हमारी स्किन जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। जब ज्यादा प्रकाश आएगा तो हमारी जो, जहां हमारी स्किन है वो ज्यादा ही कुछ चमकेगी, सफेद कलर की, व्हाइट हो जाएगी वहां पर। जैसे हमारे यहाँ यहाँ सफेद हो जाएगा, और ये माथे पर भी व्हाइट स्पॉट जैसा नजर आ जाएगा, चमक ज्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे भाई चमक को कम कर लो। तो वो चमक कौन कम करेगा, वो ये एपर्चर ही करता है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। इसमें कैमरे में हर एक चीज का बटन है, बटन से कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो एपर्चर का साइज भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो एपर्चर है, कितना प्रकाश अंदर भेजेगा ये कौन निर्धारित करेगा, एपर्चर। अब अगर मान लीजिए सर दिन का वक्त है तो दिन में तो बहुत प्रकाश होता है, तो हमें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एपर्चर के साइज को कम कर लेंगे। एपर्चर के साइज को कम कर लेंगे तो लिमिटेड प्रकाश ही अंदर भेजेगा। तो हमारी जो तस्वीर होगी वह बेस्ट कलर की, हमें बेस्ट इमेज प्राप्त हो जाएगी अगर हम एपर्चर के साइज को कम कर लेंगे। क्योंकि दिन के समय में बहुत लाइट है तो आराम से फोटो अच्छा आएगा। लेकिन अगर शाम का वक्त हो गया, जैसे सूरज ढल गया है, तो सिर्फ थोड़ी बहुत रोशनी है, तो आपने देखा होगा कि सर बहुत से कैमरे ऐसे होते हैं कि जैसे ही शाम हुई, सूर्य का प्रकाश गया तो थोड़ी सी चमक रहती है। उस थोड़ी सी चमक में अगर फोटो खींचेंगे तो सर बहुत ही डार्क आता है, अच्छा स्पष्ट हमको दिखता नहीं है। लेकिन कुछ एक मोबाइल के कैमरे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रकाश है उसमें भी क्लियर फोटो खींच देंगे। जैसे कि एप्पल मोबाइल का जो कैमरा होता है वह होता है शाम के, तुम जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद भी अगर फोटो खींचोगे तो स्पष्ट तुम्हारी शक्ल दिखा देगा। नॉर्मल जो कैमरे हैं अगर उनसे फोटो खींचोगे तो वो शाम के टाइम जब सूरज ढल जाता है
थोड़ा बहुत चमक रह जाती है, तो उसमें वो ब्लैक फोटो खींच कर दिखाता है। तो ये हम समझ में आ गया, ये एपर्चर ही कंट्रोल करता है। तो एपर्चर का साइज कम कर देंगे तो प्रकाश की लिमिटेड मात्रा जाएगी, और एपर्चर थोड़ा बढ़ा देंगे तो प्रकाश की ज़्यादा मात्रा जाएगी। तो अगर रात का वक्त है, मतलब शाम का वक्त है, शाम जहाँ कम रोशनी है, तो एपर्चर के साइज को हम बढ़ा देते हैं, और जब ज़्यादा रोशनी है तो एपर्चर के साइज को कम कर लेते हैं। ये इसका काम है। डायफ्राम क्या है, ये तो जानते ही, अनावश्यक प्रकाश को अंदर जाने से रोक लेगा डायफ्राम। ये इस तरह से ब्लेड्स होते हैं, बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, वो खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इन्हीं की सहायता से इस एपर्चर का साइज छोटा या बड़ा किया जाता है। आगे है सर लेंस। लेंस क्या है भाई, लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये प्रतिबिंब बनाएगा। अब ये लेंस है कैसा, लेंस है सर उत्तल, और हमें मालूम है सर उत्तल के राइट साइड में उत्तल के राइट साइड में अगर प्रतिबिंब बनता है सॉरी भाई, थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब है उसके बाद भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ में वेरिएशन पता चलेगा। वैसे पता चल ही रहा होगा कि डेली की वीडियोस में आवाज़ किस तरह से आती थी। थोड़ा सा आज जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो आवाज़ में वेरिएशन आपको दिख रहा होगा। खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो लेंस है, ये लेंस कैसा है भाई, उत्तल लेंस है, और हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें उत्तल लेंस पढ़ाया था, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब समझाए थे। सर उत्तल लेंस के राइट साइड में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह सर वास्तविक ही होता है और उल्टा होता है, और ये बड़ा छोटा वो तो डिपेंड करेगा कि कितनी इसकी दूरी है। तो ये जो है, ये जो लेंस है, अब इसके इधर ही तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो जब इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये देखो कैमरा है, कैमरे में हमारी पूरी तस्वीर आ जाती है, मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है इस कैमरे में बन रहा होगा। तो एक बात बताओ, हमारे साइज का बनेगा क्या, कैमरा इतना छोटा है तो सर ये छोटा ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कैमरे में प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, चाहे संसार का कोई भी कैमरा हुआ, सभी कैमरों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ये कन्फर्म है। संसार का कोई भी कैमरा है उसमें वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, ये आपको याद रहे। तो ये हमें समझ में आ गया सर, ये उत्तल लेंस है। अगला है सर ये शटर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शटर। ये शटर का क्या काम है ये शटर, ये बहुत तीव्र गति से इसकी गति होती है, शटर स्पीड होती है कुछ, ये इसकी जितनी ज्यादा स्पीड है, जैसे मान लीजिए ये फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इसके सामने इस तरह से बंद रहता है, जैसे मान लीजिए ये बंद है, अगर इसको इस तरह से खोल देंगे तो प्रकाश अंदर आने देगा, और ये खुलता बंद इस तरह से इसकी स्पीड होती है, इस तरह से खुलता है। जैसे हमारे पास कैमरा होता है, तो कैमरे में जो क्लिक करते हैं ना तो फोटो खींचता है, तो थोड़ी सी आवाज आती होगी, जैसे तूने वो सुना है कि वो एक क्या कहते हैं पिक्चर है अभी, उसकी पुष्पा भाऊ, पुष्पा भाऊ का नाम सुना है, पुष्पा 2 आई है पिक्चर, उसमें एक फोटो ही है कि फोटो खींचा तो पता नहीं क्या ऐसा कुछ थप्पड़ मारूंगी, तो वो जो है ना किस 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 का बोलते हैं, तो वो जो किस किस बोल रहे हैं उसमें बोला गया है कि तूने फोटो खींच लिया है, एक नेता होता था वो कहता है तूने फोटो खींचा है, मुझे किसिक की आवाज आई है, तो वो कहता है नहीं 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 फोटो खींचा, लेकिन उसने फोटो खींचा था। तो वो कह रहा है कि किसिक की आवाज आई है, वो जो किसिक की आवाज होती है ना वो आती इसी शटर से है, जैसे फोटो खींचा जाएगा तो थोड़ी सी आवाज करेगा, तो आवाज करता है ये शटर। ये होता क्या है, ये इस तरह से खुलता बंद होता है, जैसे हमने फोटो खींचा इस तरह से खोल के बंद कर देगा, बहुत ही स्पीड हाई होती है इसकी। ये शटर क्या करता है, यहाँ से वैसे बंद रहता है तो प्रकाश अभी यहाँ आ रहा है, और जैसे ही ये खुलेगा तो यहाँ से प्रकाश जाकर तुरंत यहाँ पर फोटो कैप्चर करवा देगा। इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा हाई होगी वह उतना ही महंगा कैमरा होगा और उतना ही अच्छी क्वालिटी का फोटो देगा। जितने भी पोर्ट्रेट कैमरे होते हैं, पोर्ट्रेट कैमरे, उनकी जो शटर स्पीड है वो लो होती है। क्यों भाई साहब, क्योंकि इसकी शटर स्पीड लो होगी, क्यों, हम अगर फोटो खींच रहे हैं तो हम मूवमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारी शटर स्पीड थोड़ी स्लो भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जैसा फोटो होगा वैसा ही आएगा। लेकिन अगर इसकी शटर स्पीड मान लीजिए स्लो है और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो शटर स्पीड स्लो है, तो उसके कारण इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा हो सकता है कि सर ब्लर आ जाए, गतिमान वस्तु का प्रतिबिंब ब्लर आ जाएगा, स्पष्ट नजर नहीं आएगा। तो यहाँ इस शटर की जो स्पीड होती है, शटर स्पीड जितनी ज्यादा हाई होगी उतना अच्छा हम इमेज खींच सकते हैं किसी गतिमान वस्तु की। अगर हम चाहते हैं कि कोई गति कर रहा है व्यक्ति, उसका स्पष्ट फोटो खींच पाए, उसके हाथों का मूवमेंट, उसके पैरों का मूवमेंट स्पष्ट उसमें दिखे, ऐसा ना हो कि मूवमेंट के कारण उसका हाथ ब्लर हो जाए
या फिर मुंह इस तरह से घुमाए तो मुंह ब्लर हो गया, ऐसा ना हो, एकदम क्लियर फोटो आ जाए। तो उसकी शटर स्पीड बहुत हाई रखी जाती है, बहुत ही तीव्र गति से ये बंद होगा और खुल जाएगा, बहुत ही तीव्र गति से बंद होगा खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया, ये जो शटर स्पीड है ये डिपेंड करती है, ये मतलब ये शटर स्पीड ही बताती है कि किसी गतिमान वस्तु का फोटो कितना क्लियर आना है। शटर स्पीड जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही अच्छा कैमरा होगा, गतिमान वस्तु का भी एक स्पष्ट फोटो खींच के देगा। वह शटर स्पीड पर ही निर्भर करता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का कैमरा है, उसमें तुम देखना, आप फोटो खींचना, एग्जाम्पल की यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आप अपना मोबाइल है, फोटो पहले मोबाइल को स्थिर करना, फिर फोटो खींचना, फिर इस तरह से गति करते हुए फोटो खींचना। जब आप गति करते हुए फोटो खींचोगे ना तो बहुत सारी चीजें ब्लर देखेंगे उसमें। ब्लर क्यों दिख रही हैं? क्योंकि हमारे कैमरे का, हमारे जो मोबाइल का कैमरा है उसकी शटर स्पीड इतनी तीव्र नहीं है कि गति करते हुए भी स्पष्ट फोटो खींच सकें। तो ये हमें याद रहे कि सर शटर स्पीड ही वो निर्भर करती है कि किसी गतिमान वस्तु का स्पष्ट फोटो खींचना है कि नहीं खींचना है। तो हमें यहाँ से समझ आ गया सर शटर स्पीड। अब जितने समय के लिए ये शटर खुलता है, जितने समय के लिए, 1 सेकंड का 10वां भाग, 1 सेकंड का 100वां भाग, 1/100 सेकंड, या फिर 1/200 सेकंड, 1/1000 सेकंड, ये भाई स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से खुल रहा है। तो जितने समय तक ये खुलता है ना, तो जितने समय तक इसके ऊपर, पर्दे के ऊपर प्रकाश पड़ेगा उसे बोलते हैं उद्भासन काल, उद्भासन काल बोलते हैं। तो ये जो है ना, जितने समय तक शटर खुलेगा, जितने समय तक ये शटर खुलेगा और उतने समय तक प्रकाश इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेगा, इसी को बोलते हैं उद्भासन काल। तो ये जो उद्भासन काल है, अगर उद्भासन काल ज्यादा है मतलब ज्यादा समय तक प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, इसका मतलब शटर स्पीड कम है हमारी, तो गतिमान वस्तु का हम अच्छा फोटो नहीं खींच पाएंगे। अगर हमें गतिमान वस्तु का फोटो खींचना है तो सर शटर स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, और शटर स्पीड बहुत हाई है, बहुत जल्दी खुलेगा बंद हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ प्रकाश पड़ेगा। तो प्रकाश जितने कम समय के लिए यहाँ पड़े उतना अच्छा है, प्रकाश जितने ज्यादा समय तक यहाँ पड़ेगा उतना बेकार है, उतना फिर फोटो अच्छा नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब किसी कैमरा है, किसी कैमरे को अच्छा कैमरा हम तब कहेंगे जब उसका उद्भासन काल बहुत ही न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है उद्भासन काल। उद्भासन काल मतलब ये शटर कितनी देर तक खुलेगा, ये होता है उद्भासन काल। तो ये जितना कम होता है वो कैमरा उतना ही अच्छा होता है। तो अब यहाँ से हम कुछ सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, जैसे ये है, अच्छा ये अभी अभी ये नहीं कर सकते, ये क्या, गतिमान वस्तु का फोटो खींचने के लिए शटर स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई गतिमान वस्तु है तो उसमें जो शटर स्पीड है, अगर हम गतिमान वस्तु का फोटो खींचना चाहते हैं तो फिर शटर स्पीड कैसी होनी चाहिए? सर हाई शटर स्पीड होनी चाहिए, बहुत ही तीव्र गति से खुले और बंद हो जाए तो हमें स्पष्ट फोटो दिख जाएगा। तो सर यहाँ क्या लिखा है? उच्च। ऑप्शन है उच्च है, निम्न है, मध्यम है कि नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा सर उच्च। जो शटर स्पीड है वह हाई होनी चाहिए, तब हम गतिमान वस्तु का स्पष्ट फोटो खींच सकते हैं। ये है अच्छे कैमरों में उद्भासन काल होता है। अच्छी क्वालिटी का अगर कैमरा होगा तो उसका उद्भासन काल कितना होगा? ये कह रहे हैं उच्चतम होता है, उद्भासन काल ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब शटर ज्यादा देर तक खुला है, और शटर ज्यादा देर तक कब खुलता है? जब स्पीड स्लो हो तभी तो होता है। जब स्पीड ही फास्ट होगी तो बहुत कम समय के लिए खुलेगा। तो सर इसका मतलब ये कह रहा है अच्छे कैमरा किसको कहा जाएगा? सर जिसका उद्भासन काल कम होता है वह अच्छा होगा, उद्भासन काल कम है तो अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ लिखा है? सर न्यूनतम। इसका मतलब उद्भासन काल अगर न्यूनतम होगा तो वह अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा। अब ये है, इसको भी हम समझते हैं, पहले हम यहाँ बताएंगे। ये जो एपर्चर होता है ना, एपर्चर, ये एपर्चर ये जितना ज्यादा बड़ा होगा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। देखा होगा कि ब्लर एक ऑप्शन आता है ब्लर का, जैसे कोई अगर फोटो खिंचवा रहा है तो सिर्फ हमारा फोटो खींचो भाई, पीछे वाली जितनी भी चीजें सबको ब्लर कर दो, तो वो क्या करते हैं एपर्चर के साइज से ये होता है। एपर्चर का साइज बढ़ा लेंगे तो पीछे की चीजें ब्लर हो जाएगी और आप स्पष्ट दिखोगे, और एपर्चर का साइज छोटा कर लेंगे, जितना छोटा कर देंगे उतना पीछे की चीजें भी क्लियर दिखेंगी और आप भी क्लियर दिखोगे। तो यहाँ से होता है, एपर्चर ही निर्धारित करता है कि फोटो की बैकग्राउंड को ब्लर करना है कि क्लियर दिखाना है। तो अब ये एपर्चर डिपेंड करता है, तो इससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसी फोटो
कि बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो उसके लिए एपर्चर काम करता है, एपर्चर। लेंस तो काम नहीं करता भाई साहब। डायफ्राम नहीं, ये तो प्रकाश, ये चमक करता है निर्धारित, चमक को ये कंट्रोल करता है डायफ्राम, कि प्रकाश की मात्रा ज्यादा चली जाएगी अंदर तो ज्यादा चमक आ जाएगी चेहरे पर। चेहरे पर ज्यादा चमक का मतलब है व्हाइट व्हाइट स्पॉट देखेंगे। तो यहाँ से ये जो इस सवाल का जवाब है कि सर बैकग्राउंड को अगर ब्लर करना है तो वो एपर्चर की सहायता से ब्लर होता है। तो इस सवाल का जवाब ये होगा। चारों सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि सर कैमरे में एपर्चर का क्या काम है। एपर्चर एक लिमिटेड प्रकाश की मात्रा को अंदर भेजता है और इसी की सहायता से हम फोटो को, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। अगला है सर डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, अनावश्यक प्रकाश को रोकता है। कभी कभी डायफ्राम खुल जाता है ज्यादा, तो ज्यादा प्रकाश आ जाएगा तो फोटो में चमक ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा चमक होगी तब भी दिक्कत है। और ज्यादा अगर लाइट है तो उसको थोड़ा डायफ्राम को छोटा करते हैं ताकि एपर्चर का साइज छोटा करते तो आराम से फोटो खिंच जाएगा। अगला है सर लेंस। ये उत्तल है तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनाएगा, ये भी क्लियर समझ में आ गया। और ये है, ये शटर, ये एक शटर है। ये शटर की स्पीड जितनी हाई होगी कैमरा उतना ही अच्छा होता है। आगे है सर फोटोग्राफिक प्लेट। सेलुलॉइड पहले आती थी, सेलुलॉइड की एक प्लेट आती थी, उस पर नेगेटिव फोटो बनते थे, नेगेटिव, फिर उनसे सही फोटो बनाते थे। तो फोटोग्राफिक प्लेट ये पीछे लगी रहती है। तो और यहाँ से उद्भासन काल क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। और हमें समझ आएगा, आ गया होगा सर पोर्ट्रेट क्या होता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में स्थिर वस्तु, व्यक्ति या स्थान के फोटो खींचना, ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है। अगर गतिमान वस्तु, व्यक्ति या स्थान का फोटो खींच रहे हो तो वो आपकी मूवमेंट फोटोग्राफी होती है। जो मूवमेंट फोटोग्राफी होती है उसकी शटर स्पीड जो है वह शटर स्पीड लो होती है। ये गलत लिख दिया भाई साहब मैंने। ये जो है ना पोर्ट्रेट, ये शटर स्पीड, देखो शटर स्पीड जितनी ज्यादा होगी फोटो उतना अच्छा होगा। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई साहब, यहां पर लिखना चाहिए शटर स्पीड हाई। शटर स्पीड हाई होती है इनकी मूवमेंट वाले, क्योंकि शटर स्पीड जितनी हाई होगी तो गतिमान वस्तु का उतना अच्छा प्रतिबिंब खींच लेंगे। ये लो होती है, यहाँ लो होती है, निम्न लिख दो, निम्न, ये होगी। तो ये जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती है वह शटर स्पीड निम्न रखता है, और ये जो होता है मूवमेंट फोटोग्राफी उसमें जो शटर स्पीड है वो हाई होती है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। ये कैमरा हमने डिटेल में आपको चर्चा कर दी कि सर कैमरा क्या होता है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कैमरे के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कैमरे की अगर टर्मिनोलॉजी का नाम लेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई पूछ लेगा टीटीएल क्या है, तो समझ में आ जाएगा सर टीटीएल जो कमरे के आगे, कमरे के नहीं मतलब कैमरे के आगे, कैमरे के आगे जो बड़े बड़े लेंसेस का एक नली टाइप की लगी रहती है उसी को टीटीएल बोलते हैं, थ्रू द लेंस। और इसमें डायफ्राम क्या होता है, इसका क्या काम है पता चल गया, एपर्चर क्या होता है, लेंस क्या होता है, शटर क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, और कैमरे से प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को समझेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम सूक्ष्मदर्शी समझ लेते हैं कि सर माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। इसकी सहायता से सूक्ष्मतम वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर छोटी छोटी वस्तुओं को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो फिर वहां पर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्मतम, तो माइक्रोस्कोप का मतलब होता है छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके यदि हमें देखना है तो हम वहां पर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिखा है कि मुख्यतः 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं। नंबर 1 है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये जो होता है इसको चल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम होता है, मैं यहाँ लिख दूंगा, इसी को चल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। कहीं अगर आपसे पूछ ले तो बता देंगे, चल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये जो है इसको चल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। वैसे तो सिंपल माइक्रोस्कोप ये जो है ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, या इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये है तीसरे नंबर का सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन तीनों में सर क्या अंतर है, तो देखो सबसे पहले तो इनके आविष्कारक देखते हैं। सर इनका आविष्कार किस किसने किया है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वही ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी, तो इन्होंने ही सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो ये हमें समझ में आ गया।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पिता और उनके एक पुत्र, देखो पिता का नाम है हंस जॉनसन। हंस जॉनसन नामक व्यक्ति ने अपने पुत्र के, इसका पुत्र का नाम है जैकेरियस जॉनसन, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो हमें इनका नाम याद रहे। अगला है सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार अर्नस्ट, ये ई का मतलब है अर्नस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है ये बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं को बहुत ही बड़ा करके, लाखों गुना बड़ा करके ये हमको दिखाता है। ये एक महत्वपूर्ण आविष्कार था क्योंकि इनके आविष्कार के लिए 1986 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आज अगर हम देखते हैं, कोशिका के अध्ययन करते हैं, कोशिका को डिटेल जूम करके देखते हैं, या किसी परमाणु को देखते हैं, या किसी वायरस को देखते हैं, तो सर हमें ये लिखा भी है वायरस, बैक्टीरिया और परमाणु, अगर हमें उनको बहुत लाखों गुना बड़ा करके देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का ही आविष्कार करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर इसके आविष्कारक ये है और इनके आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको इन दोनों का नाम एक बार के लिए भूल जाओ तो चल जाएगा, लेकिन इसका नाम मत भूलना, रस्का एंड नॉल। रस्का एंड नॉल ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं सर इनमें कौन से लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, इसमें कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें ऐसे पकड़ते हैं और चीजों को इस तरह से देख लेते हैं। ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें कम फोकस दूरी वाला, एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रकाश किरण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, हम इन तीनों को पहले समझ लेते हैं। ये सरल सूक्ष्मदर्शी है तो इसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। ये देखो ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर ये छोटा लेंस लगा रहता है, ऊपर ये बड़ा रहता है। यहाँ हम देखते हैं ये जो ऊपर बड़ा है लेंस, इस लेंस का नाम है अभिनेत्र लेंस, क्योंकि यहाँ नेत्र होता है, आंख हमारी यहाँ होती है, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। और यहाँ पर वस्तु होती है तो इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बताइए कितने लेंस लगे होते हैं, तो हम कहेंगे दो लेंस लगे होते हैं, उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अब ये पूछता है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, तो हम कहेंगे सर जो अभिनेत्र लेंस है जिसमें हम देख रहे हैं वो सर बड़ा होता है, और जो अभिदृश्यक लेंस है जो वस्तु की तरफ है वह छोटा होता है। तो ये हमें यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं तो सर इसमें विद्युत चुम्बकीय लेंस लगा होता है। इसमें, इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसमें ये वाले लेंस नहीं होते, इसमें विद्युत चुम्बकीय लेंस होता है, इसमें विद्युत चुम्बकीय लेंस लगा होता है। अब हम समझते हैं ये तीसरा पॉइंट, इसमें प्रकाश किरण का उपयोग किया जाता है। ये जो है ना सरल सूक्ष्मदर्शी, यह प्रकाश किरणों के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई प्रकाश किरण इसमें से गुजरेगी तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाएगा। जैसे ये जो है ना, ये वाला जो लेंस है, इस लेंस को आवर्धक लेंस, आवर्धक मतलब बड़ा करने वाला लेंस, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला लेंस, तो आवर्धक लेंस या फिर रीडिंग लेंस कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा होता है, तो हम कहेंगे सर उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? कम फोकस दूरी वाला होता है। इसको बोलते क्या है? आवर्धक लेंस बोलते हैं, मैग्नीफाइड लेंस ये होता है। ये क्या काम करता है? छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा। जैसे कहीं पर बहुत छोटी छोटी लिखावट है, या फिर जो हमारे गहने होते हैं, जो आभूषण है, आभूषण की जो भी डिजाइनिंग होती है उसको देखा जाता है तो जूम करके इसी की सहायता से देखते हैं। वो हम लगाएंगे और उसमें देख लेंगे। दूसरा, हम पहले इसमें जो बार कोड रीडर होते हैं उनको भी अगर देखता है तो हम इसको भी सहायता से देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म लिखाई है कहीं पर भी तो हम उससे, इसी की सहायता से हम उसको देख सकते हैं। तो ये क्या काम करता है? छोटे छोटे अक्षरों को गहनों को देखता है। जो गहने होते हैं उन पर भी बहुत जो डिजाइनिंग होती है वो भी बड़ा सूक्ष्मतम लेवल पर की जाती है। तो उसको अगर हमें थोड़ा सा देखना है, थोड़ा बड़ा करके देखना है, तो सर इसी की सहायता से देखेंगे। कहीं छोटा छोटा लिखा हुआ है तो इसकी सहायता से बड़ा करके हम उसको पढ़ लेते हैं। ये है, ये इसके माध्यम से प्रतिबिंब बनता कैसा है, तो याद रखेंगे कि सर सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है,
बड़ा बनेगा और सीधा बनता है। आभासी, बड़ा और सीधा, मतलब छोटी सी लिखावट को बड़ा करके दिखा देगा ये। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी। जैसे इसमें प्रकाश इस्तेमाल हो रहा था, तो इसमें भी प्रकाश किरण का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है, इसमें इसमें एक लेंस था, इसमें दो लेंस लगे रहते हैं। एक है अविनेत्र लेंस, यहाँ नेत्र होगा तो अविनेत्र लेंस कह दिया, यहाँ वस्तु होगी तो इसको अभिदृश्यक लेंस बोल दिया। यहाँ से ये पूछता है कि प्रतिबिंब कौन सा लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो मैंने ये चित्र बना दिया है, इसी चित्र को आप अपने माइंड में सेट कर लेना। अब देखना, ये है छोटी वस्तु, तो ये वाला लेंस क्या कर रहा है, इस छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा रहा है, मतलब इस छोटी वस्तु का बड़ा दिखा दिया, और ये इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसने इधर कर दिया, इसका मतलब उल्टा बनाएगा। तो ये वाला लेंस क्या करता है, जो अविदृश्यक लेंस है वह प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, तो वो बना रहा है वास्तविक, क्योंकि लेंस के उधर बन रहा है तो ये वास्तविक है। लेंस के इधर बनता या लेंस के इधर बन जाता तो वह आभासी होता। ये देखो, ये वाला है जो मैंने ऊपर दिखाया है, वरना ये इधर ही बनता है। ये वाला जो है वो यहाँ बनता है, यहाँ पर। तो हम बात करते हैं सर ये वाला जो अविदृश्यक लेंस है। अविदृश्यक लेंस क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा बनाएगा, देखो बड़ा दिख रहा है, और इसका चेहरा इधर था तो उधर कर दिया, मतलब इसको बड़ा करके दिखा रहा है, और ये उल्टा दिखा रहा है, उल्टा, इधर चेहरा था तो इधर कर दिया। तो वस्तु का बड़ा, उल्टा और वास्तविक। तो हम यह लिख सकते हैं कि ये कैसा बनाएगा प्रतिबिंब, ये कैसा बनाएगा, बड़ा, बड़ा बनाता है, उल्टा बनाता है, और उल्टा है तो वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक। ये भी समझ में आ गया, ये अविदृश्यक लेंस ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम बात करते हैं सर अविनेत्र लेंस। यहाँ हमारे नेत्र होता है यहाँ पर, तो इसीलिए हमें इसको नेत्र, अविनेत्र लेंस कहा। ये क्या करेगा, वो इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसी का बनाएगा। अगर इसका चेहरा इधर है तो ये भी सर चेहरा इधर बनाया, बड़ा बनाता है, सीधा बनाता है तो आभासी होगा, बड़ा, सीधा और आभासी। तो इसकी बात करते हैं, ये कैसा बना रहा है, बड़ा, सीधा, सीधा और आभासी, 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 बड़ा, सीधा और आभासी बनाता है ये वाला। तो यहां पर हमें याद करने पड़ेंगे। बस तुमको अगर डायग्राम पता है, अगर सर चित्र मालूम है, तो सर चित्र की सहायता से हम आराम से समझ सकते हैं कैसा बनेगा। देखो इसका इधर चेहरा है तो उधर चेहरा कर दिया, और इसकी अपेक्षा तो ये बड़ा है, तो उल्टा बनेगा, उल्टा होता है तो वास्तविक होता है और बड़ा बनेगा। इसकी सहायता से ये बड़ा बना है, सीधा बना है, देखो इसका चेहरा इधर था। अब देखो इस वाली सहायता से ये वाला जो लेंस है, ये कौन से प्रतिबिंब को बनाएगा, वो इसका प्रतिबिंब बनाता है, इस वाले का। जब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो देखो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनाया, लेंस के इधर बनाया, उधर बनाता तो वास्तविक होता, लेकिन लेंस के इधर बनाया, लेंस के इधर ही बनाया तो आभासी। इस वाले का प्रतिबिंब इस लेंस के सहायता से बनता है। ये जो प्रतिबिंब है, ये बस ये प्रतिबिंब है, जब यहाँ से किरण इस वाले में जाएगी तो फिर इसका ये सीधा प्रतिबिंब, देखो ये वस्तु है, वस्तु की तरफ ही जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है। तो ये कैसा बनाएगा, ये बड़ा बना रहा है, सीधा बना रहा है तो आभासी होगा। तो ये भी हमको याद हो गया। अगला हमें ये बात पूछेगा कि सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसकी सहायता से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर ये जो है ना, इसमें हम इस्तेमाल किसका करते हैं, इसमें तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण का इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रकाश का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तीव्र गति से मूवमेंट कराते हैं, तब एक किरण बन जाती है। उस किरण की सहायता से हम यहाँ पर छोटी छोटी वस्तुओं को लाखों गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन की किरण है, ये यहाँ पड़ रही है आराम से। मैंने चित्र वैसे बना दिया है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, अलग टाइप का होता है। तो जब इन सब का चित्र बनाया है तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है, दिखाया है कि सर इलेक्ट्रॉन की किरण यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। वायरस, बैक्टीरिया और परमाणु, परमाणु को अगर देखना है बहुत ही बड़ा करके, जूम करके देखना चाहते हैं, लाखों गुना बड़ा करना चाहते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम उसको देख पाएंगे। अगला ये लिखा भी है मैंने, लाखों गुना बड़ा। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा कैसे, सर बड़ा, वास्तविक और सीधा बनता है, बड़ा, वास्तविक और सीधा। अब तुमको सर वास्तविक, वास्तविक इसलिए बनता है क्योंकि जो परमाणु होता है ना, वास्तविक होगा तभी तो पर्दे पर उतार पाएंगे, तभी तो उसका फोटो खींच पाएंगे। तो ये जो है ना वास्तविक बनता है, इसीलिए तुम्हें देखा होगा कि किताबों में परमाणु का चित्र हमें दिखाते हैं। वो चित्र उन कैसे पता चला कि ये चित्र होगा, वहां देखा है तब फिर उनको बनाकर तैयार फोटो खींचा गया है। ऐसे ही अमीबा का चित्र देख लेते हैं, कोशिका का चित्र देख लेते हैं, तो यहाँ से देखकर ही बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये तीनों समझ में आए होंगे कि सर ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है।
तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम समझेंगे दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप क्या होता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टेलीस्कोप समझ लेते हैं कि सर दूरदर्शी क्या होता है। यहाँ पर मैंने छोटी सी एक परिभाषा लिख दी है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं, वो टेलीस्कोप काम करता है। अब हम बात करते हैं सर ये जो टेलीस्कोप है, सबसे पहला टेलीस्कोप किसने बनाया। तो वैज्ञानिक का नाम है सर हंस लाइपर्सी। हंस लाइपर्सी नामक एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया था, इसीलिए टेलीस्कोप का पिता हंस लाइपर्सी को कहा जाता है। ये बात भी हमें समझ में आ गई कि ठीक है, हंस लाइपर्सी को टेलीस्कोप का फादर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सर ये जो टेलीस्कोप होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो सर मुख्यतः टेलीस्कोप 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है सर। पार्थिव दूरदर्शी, इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। अगला है सर गैलीलियन दूरदर्शी, इसकी गैलीलियो ने इसको बनाया था, इसीलिए इसको गैलीलियन दूरदर्शी बोलते थे। अगला है सर खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये 3 हमारे टेलीस्कोप होते हैं। अब हम बात करते हैं सर सबसे पहले पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है। ये जो पार्थिव दूरदर्शी है इसको हंस लाइपर्से नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। तो हंस लाइपर्से नामक वैज्ञानिक ने ही पार्थिव दूरदर्शी का आविष्कार किया था, कौन सी सन में, 1608 ईस्वी में। ये हम याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सर इसका काम क्या है। तो पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर ही कोई वस्तु है जो दूर है, अगर हमें उसको देखना है तो पार्थिव दूरदर्शी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। पृथ्वी पर ही है कोई वस्तु लेकिन दूर की वस्तु है, तो उसको देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पार्थिव दूरदर्शी है वो है क्या, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें अगर देखेंगे तो सर हमारे सामने 3 लेंस नजर आ रहे हैं। ये वाला लेंस वस्तु की तरफ होता है, इसको अविदृश्यक लेंस कहते हैं। ये वाला लेंस बीच में होता है, इसका काम है यहाँ बनी हुई इमेज को उल्टा करना, यहाँ बने ही जैसी भी इमेज बनेगी उसको पलट देना, इसीलिए इसको प्रतिलोमक लेंस कहा जाता है। ये वाला जो लेंस है इसका बस एक ही काम है कि इसके द्वारा जो भी इमेज बनेगी उसको पलट कर यहाँ पर इमेज बनवाएगा। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया, इसको बोलते हैं प्रतिलोमन लेंस। अगला है सर ये हमारा यहाँ पर नेत्र होता है जिसमें हम वस्तु को देखते हैं, इसको बोलते हैं अविनेत्र लेंस। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से यही बनेगा कि ये बताइए पार्थिव दूरदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं। तो सर पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक इसमें अविनेत्र लेंस होता है, एक अविदृश्यक होता है और एक होता है सर प्रतिलोमक लेंस। सवाल पूछेगा कि इन तीनों लेंसों में सबसे कम फोकस दूरी किसकी होती है, तो हम कहेंगे सर वो होती है प्रतिलोमक लेंस की, यही सबसे छोटा होता है। अब हम समझते हैं कि सर ये जो अविनेत्र लेंस है इसके माध्यम से वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस वाली वस्तु से, ये वाली वस्तु हमारे अनुसार ये सीधी थी, तो सर हमें भी सीधा प्रतिबिंब नजर आता है, तो सीधा बना। जितनी बड़ी ये वस्तु थी उससे तो छोटा ही बनेगा इसमें, तो छोटा बना। और आभासी बनता है, वास्तविक ये तब बनता जब प्रतिबिंब इधर बनता, लेकिन प्रतिबिंब अंदर ही बन गया तो आभासी बन गया। हमने कंपैरिजन किया है इस वस्तु से, ये वस्तु जैसी थी उसकी अपेक्षा हमें यहाँ कैसा दिखाई दे रहा है, हमें सीधा दिखाई देगा, छोटा दिखाई, जितनी बड़ी वस्तु थी उससे छोटा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा। किसी किसी किताब में पता है क्या होता है, वो कंपैरिजन करता है इस वाले से, क्योंकि इस वाले लेंस ने इसका उल्टा करके यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया है, तो ये वस्तु का सीधा बन गया है। तो अब इसका इस लेंस के माध्यम से जब प्रतिबिंब बनेगा वो होता है ये सीधा। तो अगर ये वाला प्रतिबिंब सीधा है तो इस वाले ने इसका सीधा प्रतिबिंब बनाया। तो किसी किसी किताब में इस वाले प्रतिबिंब से कंपैरिजन करके बताता है कि अविनेत्र लेंस क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देता है सर ये इसके अनुसार ये बड़ा होता है, तो यहाँ पर लिखता है बड़ा, बड़ा लिख देता है। सीधा है तो सीधा लिखा है और आभासी है तो आभासी लिखता है, लेकिन बस इतना अंतर मिलेगा कि यहाँ कोई कोई किताब में इसको बड़ा लिख देगा, बड़ा। तो उसने बड़ा पता है क्यों लिखा है, बड़ा इसलिए लिखा है कि वो इससे कंपैरिजन कर रहा है इस वाले से, क्योंकि ये वाला जो लेंस है ये वाला लेंस इसी का प्रतिबिंब बनाता है। जब इसका प्रतिबिंब बनाता है तो कोई कोई किताब वाले इस वाले से कंपैरिजन कर देंगे, तो यहाँ पर सीधा, बड़ा और आभासी लिख देते हैं। हमने लिखा है सर इससे कंपैरिजन करके, तो इसकी अपेक्षा वस्तु पहले तो सीधी दिखाई देगी, तो सीधा लिखा है।
और इसकी अपेक्षा ये वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा तो ये बढ़ेगा नहीं, छोटा ही बनेगा, तो इसलिए हमने छोटा लिखा है। और ये आभासी होता है क्योंकि इधर ही बन रहा है तो आभासी होता है। लेकिन आप याद रखना, कभी कभी किताब में अगर ये थोड़ा सा दे, किसी में बड़ा भी लिख सकता है, तो इसका मतलब समझ जाना उसने इससे कंपैरिजन किया है। और हम हमेशा इससे कंपैरिजन करते हैं कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु हमें यहाँ कैसी दिखाई देगी, क्योंकि हमें भाई मेन हमारा काम है इस वस्तु को देखना। तो हमने इस वस्तु से कंपैरिजन करके दिखाया है कि कैसा प्रतिबिंब हमको दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सर गैलीलियन दूरदर्शी। गैलीलियन दूरदर्शी का आविष्कार जो है वह गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। अब इन्होंने करा क्या था, ये जो था ना पार्थिव दूरदर्शी, इसी में थोड़ा सा सुधार कर दिया था। बीच वाला ये जो लेंस है वो गायब कर दिया इन्होंने, और यहाँ पर जो अविनेत्र लेंस है इसमें उत्तल है, इसने अवतल इस्तेमाल कर लिया। तो कुल मिलाकर यही वाला इसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। इसमें सुधार करके ये बहुत बड़ा सुधार माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सुधार करके इन्होंने ये बना दिया था। तो गैलीलियो ने बनाया था 1609 ईस्वी में, मतलब इसके जस्ट एक साल बाद ही बनाया। अब ये क्या करता है, आसमान में जो दूरस्थ वस्तुएं हैं उनका स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हम गैलीलियन दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां से देखते हैं सर प्रतिबिंब बनेगा कैसा। आसमान में दूर की वस्तु होगी तो वस्तु तो बड़ी होगी, तो ये कन्फर्म है छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखो वस्तु इस तरह से है, प्रतिबिंब हमको इस तरह से मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा इस तरह से। क्यों मिलता है सर, क्योंकि देखो इसके माध्यम से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उल्टा, और जब इस वाले प्रतिबिंब से किरणें इधर भेजेंगे तो इसका इधर ही बनाएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ छोटा बनाता है। ये जितना बड़ा होता है उससे ये छोटा होता है, उससे ये छोटा होता है, तो छोटा है। और इसकी अब देखो किसी किसी किताब में इससे कंपैरिजन करेगा। हम उल्टा प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, जैसे मान लो जैसी वस्तु है, जैसे मान लीजिए वस्तु अगर इस तरह से है और प्रतिबिंब हमको मिला ऐसा, तो हम कहेंगे उल्टी, हमको उल्टा प्रतिबिंब मिला। अगर वस्तु ही ऐसे रखी है, वस्तु ऐसे रखी है और हमें प्रतिबिंब मिल रहा है इस तरह से, तब भी हम कहेंगे कि सर उल्टा है। अगर वस्तु ऐसी है और ऐसा ही प्रतिबिंब हमको मिला तो हम कहेंगे कि सीधा है। चाहे ऐसे रखी हो वस्तु, ऐसे है, और प्रतिबिंब भी ऐसा ही मिला, तब हम कहेंगे कि ये सीधा है। उल्टा तो जब कहते हैं जैसी वस्तु रखी है वस्तु का जस्ट विपरीत मिले। अगर वस्तु ऐसे रखी है, ऐसे मिल जाएगा तो हम उल्टा कहेंगे, या वस्तु ऐसे रखी है और हमको ऐसे मिल जाएगा तब भी हम उल्टा कहेंगे। तो अब देखो हमने किया है कंपैरिजन इस वाले से, क्योंकि ये जो वस्तु होगी ना वो होगी बहुत बड़ी। इसको कैसा दिखाते हैं, छोटा, तो छोटा हमें दिखेगा। दूसरा सर ये लेंस कौन सा है, ये है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनाता है, तो आभासी हो गया, छोटा आभासी, ये क्लियर हुआ। अब आ गया उल्टा। सर हमें जैसी वस्तु सामने है, जैसी वस्तु सामने है उसका यहाँ पर वस्तु की अपेक्षा तो ये उल्टा बन रहा है। वस्तु थी सर ऐसे और प्रतिबिंब हमको मिला ऐसे, तो सर उल्टा मिलेगा। लेकिन किसी किसी किताब में इसको यहाँ पर क्या लिखते हैं, सीधा। तो वो सीधा क्यों लिख रहा है, पता क्यों लिख रहा है सीधा, वो सीधा इससे कंपैरिजन कर रहा है, इससे, क्योंकि सर इस वाले लेंस ने इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। अब ये जो प्रतिबिंब है यहाँ से जब किरणें इस पर डाली जाएंगी तो ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा, तो इसको हम वो सीधा बोल देता है कि भाई वस्तु ऐसी है वैसा ही प्रतिबिंब बना है, तो इसलिए उसको सीधा बोल देता है। तो इसका मतलब उसने इस वाले प्रतिबिंब से कंपैरिजन किया है। इस वाले प्रतिबिंब से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर सीधा छोटा आभासी लिख दोगे, और इस वाले से करोगे तो उल्टा छोटा और आभासी। हम हमेशा इस वाले से कंपैरिजन करते हैं कि इस वस्तु की अपेक्षा यहाँ पर वस्तु कैसी दिखाई देगी। बड़ी है तो सर छोटी दिखाई देगी, आभासी दिखाई देगा, और उल्टा दिखाई देगा। ऐसी वस्तु है तो ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सर खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये जो है एक वैज्ञानिक थे केपलर, आपने सुना होगा कि केपलर के ग्रहों संबंधी नियम। तो जब केपलर ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने ये वाला दूरदर्शी बनाया था। तो इससे हम काम क्या करते हैं सर, आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह उपग्रहों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रहों उपग्रहों तथा आकाशीय पिंडों को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर ये जो है ये कैसा प्रतिबिंब दिखाता है। तो जैसे मान लो चंद्रमा है, चंद्रमा हमें इसमें दिखाई देगा, तो हमने ये बनाया है। देखो अगर वस्तु इस तरह से है तो ये वाला जो लेंस है ना वो इसका उल्टा प्रतिबिंब कर देगा। फिर इस उल्टे का यहाँ उल्टा ही बना, मतलब अगर हम बात करें ये ऐसी वस्तु है तो ये वाला जो लेंस है वो ऐसा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर कोई आदमी अगर इससे कंपैरिजन करेगा तो बोल देगा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन हमने तुलना करनी है इससे।
ये कैसा था, ये था इस तरह से, और प्रतिबिंब में मिल रहा है हमको इस तरह से, तो हमारे अनुसार फिर ये उस वस्तु से उल्टा होगा। तो इसीलिए हमने बोला है कि एक तो इसके अंदर ही मिलता है, ये जो लेंस है ना, लेंस के इधर मिल रहा है, इसका मतलब आभासी होगा, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब मिल रहा है तो आभासी होगा। दूसरा छोटा होगा, मून जितना बड़ा है उतना बड़ा तो बनेगा नहीं, छोटा ही बनेगा तो छोटा बनेगा, और उल्टा बनता है। अगर ये ऐसे है तो ये इस तरह से मिलता है, लेकिन किसी किसी किताब में इस उल्टे के स्थान पर लिखा रहेगा सीधा। तो इस सीधे का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है कि वो इस वाले से तुलना कर रहा है, वो इस वाले से तुलना कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ना, ये प्रतिबिंब बनाता किसका है, ये प्रतिबिंब बनाता तो इसी का है, क्योंकि ये वाला लेंस इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बना देगा, फिर ये जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब को ये वाला लेंस बनाता है। तो कोई कोई किताब में इस वाले प्रतिबिंब से कंपैरिजन करके लिखता है कि ये कैसा प्रतिबिंब बना है, तो सर इसकी अपेक्षा ये बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर छोटे के स्थान पर बड़ा मिल जाएगा तुमको, छोटे के स्थान पर बड़ा मिल जाएगा। और वस्तु है इस तरह से, प्रतिबिंब भी इस तरह से है, तो यहाँ पर सीधा मिल जाएगा, यहाँ पर सीधा लिखा मिलेगा, और बनेगा तो काल्पनिक। ये काल्पनिक तो मिलेगा, ये कन्फर्म है, लेकिन याद रहे किसी किसी किताब में काल्पनिक बड़ा और सीधा लिखता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने इस वाले से कंपैरिजन करके बताया है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ कैसा बन रहा है, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस वाले से कि ये वस्तु यहाँ कैसी दिखाई देगी। ये वस्तु अगर यहाँ देखनी है तो काल्पनिक छोटी और उल्टी दिखाई देगी, लेकिन ये प्रतिबिंब बना रहा है इस वाले का, तो कोई कोई इससे कंपैरिजन करता है तो उसका ये हो जाएगा क्रम। अब यहाँ पर आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। एग्जाम में आज तक तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि जो एक तरह से ये अपवाद है। अपवाद क्या है, कोई कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है। तो हमारे काम जैसे एग्जाम में आज तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो यहाँ से कंफ्यूजिंग वाला आ जाए। सवाल पूछेगा तो या तो यहाँ बोलेगा सिर्फ काल्पनिक, इससे सवाल पूछेगा, यहाँ से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है। यहाँ पर बात करेगा तो सिर्फ उल्टे वाले की बात ही नहीं करेगा, वो बात करेगा सर छोटा और आभासी की, और यहाँ पर बात करेगा सर सीधा और आभासी की, इसकी वो बात ही नहीं करेगा। जहां वो कंफ्यूजन है, जहां पर कोई यहाँ से कंपैरिजन कर रहा है, कोई यहाँ से कंपैरिजन कर रहा है, तो भाई ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कंपैरिजन कहाँ से किया गया है। ज्यादातर वैसे तो यही है कि यहाँ से कंफ्यूजन मिला नहीं, मुझे आज तक ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं। लेकिन मैं तुमको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, अगर भविष्य में कभी ऐसा आता है कि बताइए कि अवनेत्र लेंस जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप हमेशा इस वस्तु की अपेक्षा ही बताना कि वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वही बताना। ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, ये वाला ये मैंने दिखाया है, ऐसे ही बताना, ठीक है। आज तक तो वैसे मिला नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन हमें समझना था, समझाना था, क्योंकि किसी किताब में सीधा और छोटा आभासी मिलेगा, किसी किताब में उल्टा छोटा आभासी मिलेगा, तो मैंने उसका रीजन बता दिया कि आखिरकार ऐसा अलग अलग किताबों में अलग अलग क्यों लिखा रहता है। वो इसीलिए लिखा रहता है, कोई इससे कंपैरिजन करता है, कोई इससे कंपैरिजन करता है, इसलिए लिखा मिलता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।